गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। पिछले कक्षाओं में हम लोग तुंगांतर साधन पढ़ चुके हैं और तुंगांतर साधन के बाद पक्षफल और दिगंश फल ये दोनों हम लोगों को चंद्र स्पष्ट में संस्कार करना है और इसको पीडीएफ करके सूत्र के साथ मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ। सब लोग अपना अपना पीडीएफ देख सकते हैं और इसको नोट भी कर लें, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मध्यम अहरगण साधन से क्या साधन किए? मध्यम चंद्रमा निकाले और मध्यम चंद्रमा निकालने के बाद उसमें देशांतर संस्कार किए। देशांतर संस्कार करने के बाद वो देशांतर संस्कृत मध्यम चंद्रमा हो गया और दैनिक गति को पहले मेष द्वितीय दिन का चंद्रमा निकाले, उसमें दैनिक रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ जी, दैनिक गति को घटा दिए। दैनिक गति को घटा देने से वो मेष प्रथम दिन का मध्यम चंद्रमा हो गया। उसके बाद जो मध्यम गति है इसका चंद्रमा का प्रतिदिन का, एक सावन दिन में चंद्रमा जितना गति करता है 13 अंश 10 कला 34 विकला 52 प्रतिविकला जोड़ते चले तो एक साल का भी मध्यम चंद्रमा हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह चंद्रमा का मंदोच्च भी त्रैराशिक अहरगण से त्रैराशिक अनुपात के द्वारा अथवा सारणी से भी हम लोग मंदोच्च साधन कर सकते हैं और मंदोच्च साधन विधि भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मंदोच्च और मध्यम चंद्रमा के बीच में हम लोगों को 3 संस्कार करना पड़ा। एक तो चरांतर और उदयांतर भुजांतर, ये तीनों संस्कार चंद्रमा के गति को लेके त्रैराशिक अनुपात के द्वारा हम लोगों को करना पड़ा। और जैसे सूर्य के साधन में, सूर्य स्पष्ट साधन में हम जितना चरनाड़ी हमको प्राप्त हुआ था उसी को केवल चंद्रमा के गति में गुणा करके 60 में भाग दे के हम चरांतर, और उसी तरह उदयांतर में भी उदयांतर पल को, पल विपल को, घट्यादि मान को चंद्र के गति में गुणा करके 60 में भाग दिए, उदयांतर प्राप्त हुआ। भुजांतर में भी जो सूर्य का मंदफल रविभुज फल है, मंदफल है, उसी को चंद्र के गति में गुणा करके 21,600 में भाग देने से हमको भुजांतर प्राप्त हुआ। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे सूर्य स्पष्ट करते वक्त हम चरांतर को माइनस किए थे इसीलिए उसको माइनस किए, और उदयांतर को माइनस किए थे इसीलिए यहाँ भी हम लोग माइनस किए, और भुजांतर जो है वो प्लस में धनात्मक में है। भुजांतर संस्कृत मध्यम चंद्रमा से मंदफल संस्कार करना आवश्यक है, इसलिए मंदोच्च साधन में ऐसा प्रथम दिन का मंदोच्च साधन किए। ये मंदोच्च साधन करने के बाद में ऐसा प्रथम दिन का हम मंदफल निकालने के लिए चंद्र मंदोच्च से मध्यमा चंद्रमा को घटाए। एक रिवीजन पहले कर लेते हैं 2-4 मिनट, उसके बाद आगे की देखेंगे। और जितना चंद्र के मंद केंद्र प्राप्त हुआ, क्योंकि मंदोच्च से ग्रह को मध्यम ग्रह को घटाते हैं तो मंद केंद्र प्राप्त होता है, मंद केंद्र को खंडात्मक में बना दिए 8 में गुणा करके, और खंड से सारणी के विधि के द्वारा हम लोग मंदफल साधन किए और उसी मंदफल को मध्यम चंद्रमा में जोड़ दिए। जैसे सुसंस्कृत मध्यम चंद्र मेष प्रथम दिन में, मेष प्रथम दिन का मंदफल 4 अंश 59 कला 49 विकला 46 प्रतिविकला जितना हम लोगों को प्राप्त हुआ उसको जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद प्रथम चंद्रमा प्राप्त हुआ, वो जो मंदफल से संस्कारित स्पष्ट चंद्रमा प्राप्त हुआ वह सूक्ष्म चंद्रमा नहीं, सिद्धांत दर्पण के विधि के अनुसार इसको हम स्थूल चंद्रमा ग्रहण किए। और इसमें सूक्ष्म चंद्रमा बनाने के लिए 3 संस्कार करना आवश्यक पड़ा। एक तो तुंगांतर, दूसरा पाक्षिक और तीसरा दिगंश। ये तीनों संस्कार में हम पिछले कक्षाओं में पहले क्या किए थे, ये तुंगांतर संस्कार कैसे करते हैं उस विधि को समझ लिए थे।
और तुंग मतलब उच्च होता है, उच्च का जो अंतर है उसको तुंगांतर कहा जाता है। तो स्पष्ट सूर्य और स्पष्ट चंद्रमा, जो स्फुट चंद्रमा प्राप्त हुआ, मंदफल संस्कृत चंद्रमा, उसको यहाँ पर ग्रहण किए हम लोग। और चंद्रमा के मंदोच्च भी और मंदफल संस्कृत चंद्रमा के गति, ये में सब प्रथम दिन का गति कितना है, और चंद्रमा के मध्यम गति, इतना ग्रहण करके उसके बाद हम तुंगांतर साधन का सूत्र के हिसाब से उदाहरण किए। उसमें रास्यादि स्पष्ट चंद्रमा से रास्यादि स्पष्ट सूर्य को घटाए एक तरफ, और दूसरी तरफ चंद्र के मंदोच्च से क्षत्रिभ सूर्य को घटाए। क्षत्रिभ इसीलिए किए, शुक्ल पक्ष के होने के कारण हम लोग को 3 राशि जोड़ना पड़ा स्पष्ट सूर्य में। यदि कृष्ण पक्ष होता तभी 3 राशि स्पष्ट सूर्य से घटाना पड़ता। यहाँ शुक्ल पक्ष का था, इसलिए 3 राशि जोड़ के क्षत्रिभ स्पष्ट सूर्य घटा दिए चंद्र मंदोच्च से, तो उसको शुक्ल केंद्र नाम प्रदान किए। शुक्ल केंद्र के हिसाब से हम लोगों को भुज साधन करना पड़ा, और भुज साधन करना तो हम लोगों को सबको अभ्यास हो गया होगा, क्योंकि जितना कलादि स्पष्टांतर होता है, स्पष्ट होता है, दोनों का यहाँ हम लोगों को भुजांतर साधन करना पड़ा। एक तो जो दोनों स्पष्ट सूर्य से स्पष्ट चंद्रमा से स्पष्ट सूर्य को घटा के जितना स्पष्टांतर मिला था, प्राप्त हुआ था, उसका भी भुज साधन किए, और जो शुक्ल केंद्र प्राप्त हुआ था उसका भी भुज साधन किए। दोनों का भुज, जो केंद्र भुजज्या भी लिखा है 2896, और इधर स्पष्टांतर भुजज्या 3161 कलात्मक जो है वो भुज है। भुज के बाद क फल को निकालने के लिए जो हमारे पास प्राप्त हुआ था भुजज्या, केंद्र का भुजज्या, उसको सूत्र के हिसाब से 160 में गुणा करके 3438 त्रिज्या में भाग दिए। यहाँ यदि प्रश्न आ सकता है 160 में क्यों गुणा किए, वो उतना बीजमान को तुंगांतर संस्कार करने के लिए बार बार वक्ष्यमाण विधि से साधन करके वो देखे 160 में उनको दृक्षित चंद्रमा प्राप्त हुआ, इसीलिए वो 160 ही ग्रहण किए हैं बीजमान तुंगांतर साधन करने के लिए। तो 160 में गुणा किए, 3438 में भाग देने के बाद जितना हमको फल प्राप्त हुआ उसको एक नाम क फल के रूप में दे दिए, प्रदान किए। और उसी क फल को, जैसे यहाँ क फल 134 कला, 47 विकला, 52 प्रतिविकला में प्राप्त हुआ, उसको स्पष्टांतर की भुजज्या जो प्राप्त हुआ था, जैसे 3161 कला 1 विकला 42 प्रतिविकला में क फल को गुणा करके यहाँ त्रैराशि का अनुपात देख सकते हैं, 3438 में भाग दिए। भाग देने से जितना फल प्राप्त हुआ उसका नाम हम ख करके रख दिए। जैसे यहाँ 123 कला 56 विकला 18 प्रतिविकला प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट चंद्रमा के जो स्पष्ट चंद्रमा के गति से, मंदफल संस्कृत स्पष्ट चंद्रमा के गति से गुणा करके मध्य चंद्रमा के मध्यम गति से भाग दे दिए। ये फल ख को भाग देने से हमको जो प्राप्त हुआ वो कलादि तुंगांतर फल प्राप्त हुआ। और यहाँ 121 कला 36 विकला प्राप्त हुआ है, इसको हम 60 में भाग दे देंगे तो वो 2 अंश 1 कला 36 विकला हो जाएगी। जैसे यहाँ तुंगांतर फल जो है वो 2 अंश 1 कला 36 विकला अंशादि तुंगांतर फल को हम यहाँ जोड़े हैं। जोड़ना घटाने के काम कैसे करें न, जो शुक्ल केंद्र प्राप्त हुआ है तो वो मेषादि षड राशि के अंदर होगा। जैसे यहाँ 1 राशि है इसलिए वो मेषादि षड राशि के अंदर है, मेषादि 6 राशि के अंदर होगा तो हम उस अंशादि तुंगांतर फल को जोड़ेंगे, नहीं तो घटाएंगे। ये विधि हम लोगों को समझ में आ गया था। मेषादि षडराशु स्थिते धनम, तुलादि षडराशु स्थिते ऋणम, ये नियम है। उसी शुक्ल केंद्र के अनुसार हमको प्लस माइनस करके द्वितीय चंद्रमा जो मंदफल संस्कृत मध्यम चंद्रमा प्राप्त हुआ था उसमें उसको हम प्रथम चंद्रमा मानेंगे तो
तुंगांतर संस्कृत जो चंद्रमा स्पष्ट प्राप्त होगा उसको द्वितीय चंद्र हम ग्रहण कर सकते हैं। द्वितीय चंद्रमा हमारे कितना प्राप्त हुआ? 2 राशि 8 अंश 52 कला 30 विकला 10 परा में द्वितीय चंद्रमा प्राप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पाक्षिक फलानयन करना है। ये नया विषय है, आज पढ़ेंगे, इसी विषय का शुरुआत है। पहले वो सूत्र कहते हैं, वो सूक्ष्म सूर्य और राशि आदि जो चंद्रमा द्वितीय चंद्रमा है उन दोनों का अंतर। तत्सूक्ष्म सूर्यांतर, तत् मतलब जो पूर्व साधित द्वितीय चंद्रमा हम लोगों को प्राप्त हुआ और सूक्ष्म सूर्य जो प्राप्त हुआ है। जैसे स्पष्ट सूर्य हम लोगों को 11 राशि 29 अंश 59 कला 32 विकला 39 प्रतिविकला में प्राप्त हुआ है। जी, पाक्षिक का मतलब जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से लेंगे हाँ, या इसकी कोई विशेष नहीं परिभाषा होगी? नहीं, पाक्षिक मतलब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से, क्योंकि यहाँ आगे भी देगा जैसे पक्षस्य पूर्वार्धे फलम धनम परार्धे ऋणम कार्यम। ये कहते हैं पाक्षिक फल साधन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं पर्वांत जो है वो अमांत और पूर्णिमांत होता है। पर्वांत में जो स्पष्ट चंद्रमा है, हम लोगों को मंदफल संस्कृत जो स्पष्ट चंद्रमा मिलता है प्राप्त होता है वो दृक्सिद्ध हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता है। इसी किंतु परंतु ये फिर से प्रतिपादन कर रहे हैं जो माने पक्ष के अर्धकाल में, जैसे पक्ष के पूर्वार्ध हो व परार्ध में इसका जो वृद्धि और क्षय का मान, जैसे बाण वृद्धि रसक्षय बाकी सिद्धांतों में ग्रहण किया गया है, वो विधि कभी भी स्वीकार्य नहीं है। कभी कभी अष्ट वृद्धि भी हो जाता है, अष्ट क्षय हो जाता है, कभी कभी सप्त वृद्धि हो जाता है, षड क्षय हो जाता है। इसी तरह कुछ विसंगति के कारण ये जो पाक्षिक फलानयन का प्रतिपादन किए हैं। पाक्षिक फलानयन के लिए प्लस माइनस की जो विधि है, और यहाँ आप लोग पहले ध्यान से देखें, जो राशि द्वितीय चंद्रमा से आप स्पष्ट सूर्य को घटाते हैं, तिथि साधन करते वक्त यही काम किया जाता है। चंद्रमा से सूर्य स्पष्ट को घटा के 12 में भाग देते हैं तो हम लोगों को तिथि का प्राप्त होता है। तो यह पता चल जाता है जो राशि अंश, जैसे यहाँ 2 राशि 8 अंश 52 कला 58 विकला 31 प्रतिविकला में प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है, माने ये कौन से पक्ष का है ये पता चल जाता है, ये शुक्ल पक्ष का है। और शुक्ल पक्ष का होने के बाद भी ये शुक्ल पक्ष के माने पूर्वार्ध में है या परार्ध में है। पूर्वार्ध परार्ध कैसे जानेंगे? जैसे आप जानते हैं शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है वो सूर्य चंद्र का षडराशि अंतर को, अभी जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। अरे भाई मतलब राशि से सुनो पहले ठीक है, सुन लो, पहले सुन लो। अभी क्या समझना है, अभी यदि ये चंद्र स्पष्ट से सूर्य स्पष्ट को घटाते हैं, ये 6 राशि के अंदर यदि मान रहता है राशि अंश कला विकला, तभी हम लोग जानते हैं वो शुक्ल पक्ष का है। यदि 6 राशि से ज़्यादा हो, यहाँ 2 राशि 8 अंश 52 कला 28 विकला 58 और 32 इतना प्राप्त हुआ है ना, यदि 6 राशि से ज़्यादा होता तभी ये कृष्ण पक्ष का हो जाता, क्योंकि चंद्रमा के गति तीव्र है और सूर्य चंद्र का अंतर अभाव अमांत में होता है। दर्शांते सूर्य चंद्रयोः संगमः, ये सब परिभाषा हम लोग पढ़े हैं। और पूर्णिमांते सूर्य चंद्रयोर षडराशि अंतरितम भवति। सूर्य और चंद्र, सर यहाँ पर एक सवाल है सर, ये हमने तुगांतर, जब तुगांतर अंतर जोड़ा सर, द्वितीय चंद्रमा क्यों आ गया? और यहाँ पर द्वितीय चंद्रमा से हम पहले दिन का सूर्य स्पष्ट घटा रहे हैं, इसमें समझ में नहीं आया सर। ये 3 संस्कार, विशेष संस्कार करने के लिए विजय संस्कार वो कहे हैं। पहले एक तुंगांतर संस्कार इसीलिए कहे क्योंकि तुंगांतर में गति का अंतर दिखाई देता है। तुंग मतलब उच्च होता है। चंद्रमा के मंदोच्च में
गति का अंतर बार बार विलक्षण दिखाई देने के कारण वो तुंगांतर संस्कार बीज 160 संग्रह करके उसी के विधि के द्वारा वो क्या किए हैं, तुंगांतर संस्कार किए। तुंगांतर संस्कार लेकिन सर करने के द्वितीय बाद चंद्र क्यों आया सर उसमें? जो सवाल हमारा सर वो द्वितीय चंद्रमा क्यों आया सर उसमें? उसका नाम, निकाल के बाद अरे वो प्रथम चंद्रमा मंदफल संस्कृत जो चंद्रमा हम लोगों को प्राप्त हुआ था वो स्पष्ट चंद्रमा है, क्योंकि सभी सिद्धांत ग्रंथ में मंदफल संस्कार करने के बाद चंद्रमा स्पष्ट हो जाता है। जब स्पष्ट चंद्रमा से पंचांग साधन करने किया गया, वह पंचांग दृक्सिद्ध नहीं हुआ। उनके मत के द्वारा दृक्सिद्ध नहीं होने के कारण उसको स्थूल चंद्रमा के रूप में ग्रहण किए। मंदफल संस्कृत चंद्रमा को स्थूल चंद्रमा के रूप में ग्रहण किए। स्थूल चंद्रमा मानने के कारण वह चंद्रमा प्रथम चंद्रमा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जब तुंगांतर संस्कार कर दिए, तब उनको जो चंद्रमा प्राप्त हुआ वह भी तुंगांतर संस्कार करने के बाद भी दृक्सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसको द्वितीय चंद्रमा के रूप में ग्रहण किए। फिर से उनको, अच्छा सर, लेकिन सर ये प्रथम दिन का ही है सर, ये दूसरे दिन का नहीं। हम सब कंफ्यूज हो रहे थे कि दूसरे दिन का ये चंद्रमा दूसरे दिन का नहीं है। द्वितीय चंद्रमा मतलब वो जो तुंगांतर संस्कार करने के बाद फिर से वो दूरवीक्षण यंत्र बांस में जो पहाड़ के ऊपर बैठे थे उसको दूरवीक्षण यंत्र इत्यादियों से वेद करने लगे और उनको वह चंद्रमा दृश्यमान नहीं हुआ। उसी स्थान में जहां उनको दृश्यमान हो रहा था उसमें फिर से कुछ नया संस्कार करने के अपेक्षित पड़ा। इसीलिए कुछ सालों के बाद 20 साल लग गया था उनको पूरा संपूर्ण बनाने के लिए। कुछ साल के बाद फिर से वो पाक्षिक संस्कार को प्रमाणित किए। पाक्षिक संस्कार। एक सवाल और आता है सर, स्पष्ट चंद्रमा की गति आपने कैसे निकाली सर 775 जो आपने बताया? हाँ वो मैं बताऊंगा। अभी क्या है, गति साधन किसी का भी नहीं बताया हूँ, ना सूर्य का ना चंद्रमा का। पहले सभी का स्पष्ट साधन बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट गति का साधन सेपरेट। क्या है कि सभी ग्रंथों में गति साधन बाद में लिखा जाता है, इसलिए बाद में बता दूंगा। नहीं तो आप तो जानते हैं 2 दिन का जैसे स्पष्ट का अंतर भी गति होता है। आप अभी मेष, हाँ मेष प्रथम दिन का हम लोग निकाले हैं मंदफल संस्कृत चंद्रमा, और मेष द्वितीय दिन का चंद्रमा निकाल लीजिए, दोनों का अंतर कर लीजिए तो चंद्रमा की गति निकल जाएगी। वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गति निकालने की और एक टेक्निक है, साधारण टेक्निक, उसको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं टाइप नहीं किया हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, वक्री का मत बताना कुछ। क्या है, क्या कह रहे हैं देवेंद्र जी? वक्री का बताना। हाँ ग्रह वक्री मार्गी के बताओ। मुझे आपने जो बताया ना कि मेष प्रथम दिवस और मेष प्रथम दिवस चंद्रमा से घटाएंगे गुरुजी तो ग्रह की निकल जाएगी गुरुजी। उससे हम ग्रह का वक्री और अवक्री होना वो भी पता कर सकते हैं गुरुजी। यहाँ चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री नहीं होते हैं। इनके विषय वो नहीं होते हैं गुरुजी, इनके विषय में अभी और जो ग्रह स्पष्ट करेंगे। बाकी जब वो द्वितीय शुक्ल केंद्र से वक्री और मार्गी का ज्ञान होता है हम लोगों को, वो जब उस ग्रह का विषय आ जाएगा उसी समय बता दूंगा। पहले ये ग्रह स्पष्ट क्लियर हो जाए सभी को, ठीक है? ये मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये 5 ग्रह वक्री होते हैं और शुक्ल केंद्र से ही वक्री का ज्ञान होता है। हाँ, द्वितीय शुक्ल केंद्र 4 स्टेप में संस्कार करने की विधि बताया गया है सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि सभी में। मांदम कर्मेक मर्केंदो हो भौमादीना मथोच्यते शीघ्रम मांदम पुनर्मांदम शीघ्रम चत्वार अनुक्रमात करके वहाँ बताया जाता है। जो शीघ्र केंद्र होता है उसी से वक्री और मार्गी का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बताएंगे, वो अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो संशय में पड़ जाएंगे आप। चलिए, क्या करना है ना, जो राशि आदि द्वितीय चंद्र प्राप्त हुआ, द्वितीय चंद्र मतलब तुंगांतर संस्कृत चंद्रमा भी इसका नाम आप दे सकते हैं। तुंगांतर संस्कृत द्वितीय चंद्रमा से जब राशि आदि स्पष्ट सूर्य को आप घटाएंगे उसमें पक्ष का ज्ञान होगा। यदि 6 राशि के अंदर होगा तभी शुक्ल पक्ष होगा, यदि 6 राशि के से क्या होगा,
अधिक होगा कृष्ण पक्ष होगा, क्योंकि 6 राशि मतलब 180 अंश की दूरी, और पूर्णिमांत में सूर्य और चंद्रमा की दूरी जो होता है वो 180 अंश के अंदर रहता है, 180 डिग्री रहती है, तो 6 राशि का दूरी रहती है। और उसका 180 डिग्री का जो आधा करेंगे वो 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं प्रत्येक पद 90 डिग्री का है, नहीं, एक वृत्त में 4 पद होते हैं और 90 डिग्री का एक एक पद होता है। यहाँ पदार्धादधिके करके विषय लिखा गया है। पद मतलब जो एक पक्ष, ये पक्षार्धादधिके होना चाहिए, पद शब्द प्रयोग कर लिए हैं, उसको पक्ष समझिए। क्या है कि एक पक्ष जो 180 अंशात्मक है, माने प्रतिपदा से लेके पूर्णिमांत, पूर्णिमा के अंतिम काल में 180 अंश होगा सूर्य और चंद्रमा की अंतर, तभी उसका आधा जो है वो 90 अंश का है। यदि 90 अंश से क्या हो, कम हो, 90 अंश मतलब कितना कितना कला होगा, 3 राशि, 3 राशि, 3 राशि, हाँ 3 राशि, वो तो सही है 3 राशि। 90 अंश मतलब कितना कला होगा, 90 × 60 करते हैं गुरुजी, तो 5400 कला, 5400 कला। और 5400 कला का आधा आप लीजिए, 5400 का आधा 2700 होता है, ठीक है। हाँ। आधा मतलब 90 का आधा मतलब 45 अंश, 45 अंश मतलब 2700 कला, 1.5 राशि, हाँ हाँ वो ठीक है, 1.5 राशि। और ये जय गुरुजी, 2700 कला के अंदर यदि रहेगा तभी वहाँ 90 से घटाने की जरूरत नहीं है। ये बात को ध्यान से देखिए, यदि क्या कह रहा हूँ यहाँ, ये जो स्पष्टांतर हम लोगों को दोनों सूर्य चंद्र स्पष्ट के अंतर प्राप्त हुआ, ये यदि 45 अंश से कम हो, यह मान यहाँ लिखा है, तत सूक्ष्म सूर्यांतर केंद्र पादयाति स्यात् अल्पाः, यात और ऐश्य निकालना है। जो केंद्र हम लोगों को स्पष्टांतर प्राप्त हुआ, ये पाद, यात और ऐश्य, एक पाद जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री का जो आधा है वो 45 डिग्री है। इसीलिए यात मतलब व्यतीत अंशात्मक मान है, व ऐश्य मतलब गम्य मान है। इन दोनों को देखना पड़ेगा। 45 अंश से कम हो, थोड़ा सा यार समझ नहीं आया मुझे, आपसे कंप्लीट क्या बोल रहा हूँ आपने, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए मुझे। यहाँ जैसे 2 राशि 8 अंश है, 2 राशि 8 अंश मतलब कितना हुआ, 68 अंश। 2 राशियों को 30 में गुणा करें 60 और 8 जोड़ेंगे तो 68 अंश। ये 45 अंश से ज़्यादा है। एक पाद में जो है, एक पाद में 90 अंश होता है, 90 अंश का आधा जो है वो 45 अंश होता है। पदार्धादधिकः, पद के अर्ध से अधिक हो तो क्या करना है, उसको 90 में से घटा के 2 गुणा करना है। द्विनिघ्ना, श्लोक में क्या लिखा है, कलिका द्विनिघ्ना। ये कलात्मक में बना के 2 से गुणा करने के लिए कहा है, हम उसको अंशात्मक में ही कर दिए हैं। दोनों बात एक ही है। हाँ, यदि यातेश अल्पाः, यात और ऐश्य हम लोगों को निकालना है। यात मतलब बीता हुआ, ऐश्य मतलब गम्य, गत और गम्य निकालना है। गत गम्य कैसे निकालेंगे ना, पद के अनुसार आप लोगों को निकालना है। और एक पद में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से 90 डिग्री आधा जो है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री से कम हो तो जो मान होगा, यहाँ यदि एक राशि होता, ये जो दोनों के स्पष्टांतर, एक राशि 8 अंश होता। एक राशि 8 अंश मतलब कितना है,
ना 38 अंश होता। 38 अंश होगा तो यहाँ 90 से घटाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जो स्पष्टांतर होगा उसको 2 से गुणा करेंगे। यदि और 45 से ज़्यादा हो तभी क्या करना है, 90 में से घटा के 2 से गुणा करना है, यही केवल करना है। 90 में से घटा देंगे तो गम्यमान निकल जाएगी, और यदि 45 डिग्री से कम हो तभी डायरेक्ट आप लोगों को गतमान से ही साधन करना है, क्योंकि वो पद के आधे से कम हो जाएगा। पद के आधे से कम होने से आपको डायरेक्ट यातमान से ही गणित करना है। पद के आधे से अधिक होगा तो अश्यमान से गणित करना पड़ेगा। अश्यमान निकालेंगे कैसे, ना 90 से स्पष्टांतर को, जो दोनों के सूर्य चंद्र स्पष्ट के अंतर को घटा देंगे तो यहाँ अश्य भू लिखा हूं ना, अश्य भू मतलब अश्य भुजांश। क्या है इसका अर्थ, अश्य भुजांश। और इसी अश्य भुजांश को 2 में गुणा कर देने से और उसी का ज्या साधन करने से, 2 में गुणा करने के बाद कौन है, सुमेधा जी और तन्मय माइक बंद कर लीजिए आप। इससे कुछ कारण है सर? कारण कुछ कारण है सर, ऐसे भुजांश का इसका कुछ उपपत्ति नहीं, उपपत्ति नहीं लिखे हैं, ये कह रहे हैं ये तीनों की तीनों बीज संस्कार है, इसीलिए मैं प्रत्यक्ष करने के लिए तीनों को बीज संस्कार को दिया हूँ। जैसे आप केतकी ग्रह गणित पढ़ेंगे तो उसमें 40 संस्कार दिए हैं, कर्ष संस्कार से प्रारंभ करके चंद्र स्पष्ट में, और सर वो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है, ये उसमें कुछ कारण होगा सर, वो तो उसमें कोई उपपत्ति, उसमें कोई उपपत्ति नहीं लिखे हैं महाराज जी। हर बीज में आप सिद्धांत शिरोमणि में देखेंगे तो लास्ट में लिखते हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, ये जब दुर्ग सिद्ध नहीं होगा उसमें बीज संस्कार करना पड़ेगा, और बीज संस्कार की कोई उपपत्ति नहीं लिखी जाती है कभी भी। वो क्यों उसको प्रतिपादन किए, वो बीज संस्कार के उपपत्ति नहीं लिखे हैं। यहाँ भी खास तेंदु भक्ता करके श्लोक में दिए हैं, मतलब 180 में भाग देने की, वो 180 में क्यों भाग दे रहे हैं उसका उपपत्ति भी नहीं लिखे हैं। हम लोग निकाल सकते हैं, धीरे धीरे बार बार पर्यवेक्षण करके इसको निकाल सकते हैं वो क्यों किए, लेकिन इसका उपपत्ति अभी लिखा नहीं है। ठीक है, वहां भी वो लिखा हुआ सिद्धांत श्रोमणी खाभ्राष्ट भूभेर करके, मतलब इतना इतना आप अंतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा। कभी कभार गणक की माने गणित के ऊपर निर्भर करता है, जब गणित दृक्सिद्ध नहीं होता है वो उसमें बीज संस्कार करना उसको जरूरत पड़ जाता है, और बीज संस्कार करके ही वो अनुमान से ही एक मान को निकाल देते हैं वो, और वो उसी को श्लोक के आकार में प्रतिपादन किए हैं। ठीक है, तो अश्य और गत यात दोनों समझ गए। 45 से कम होगा तो यातमान से डायरेक्ट 2 से गुणा करके करना है। जो यश्य और गत मतलब भुक्त भोग्य भी कह सकते हैं इसको। हाँ हाँ, भुक्त भोग्य कह सकते हैं, गतगम्य भी कह सकते हैं, यात मतलब गत, अश्य मतलब गम्य कह सकते हैं। 45 से ज़्यादा हो तो अश्यमान से हम लोगों को पाक्षिक फलानयन को साधन करना है। यहाँ जैसे हम लोगों का कितना मिला है, 68 अंश, 52 कला, 58 विकला, 31 प्रतिविकला, और ये 68 अंश होने के कारण ये क्या है, 45 से ज़्यादा है, इसीलिए 45 से ज़्यादा है, इसीलिए 90 से घटाए हमको ऐसे भुजांश प्राप्त हुआ, और इसी ऐसे भुजांश को 2 से गुणा किए। 2 से गुणा करने के बाद 45 से कम होता तो डायरेक्ट 2 से जहाँ साधन कर ले 90 में से नहीं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके जहाँ साधन। हाँ, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके जहाँ साधन करते। ठीक, ओके, कुछ आगे इसमें। ठीक है, उसके बाद कहता है मौरवी कृता, इसका ज्या साधन कर लेना है, मौरवी कर लेना है। हम यहाँ ज्या साधन करके ये 11 225 से भाग दिए, 11 खंड, आप लोगों को तो सबको पता होगा ज्या साधन कैसे करते हैं, और शेष बचा
59(2) और 11 खंड का जो क्रमज्या सारणी से संग्रह किया वो 2267 और उसका अंतर कला भी सारणी में लिखा हुआ है, उसको 164 संग्रह किया। सारणी आप लोगों की ज्या सारणी इसमें PDF में रखा हुआ है, उसको देख लेना है, ठीक है। इसी में किसी को कोई संदेह नहीं है ना। और ज्या साधन करने की विधि तो पता है। 59(2) को जो शेष बचा था 59 कला 2 विकला, उसको गतगम्य के अंतर 164 कला में गुणा किए और 225 में भाग दे दिए। जो कलादि शेष मान आया ज्या का, उसको 11 खंड के जो ज्या मान है क्रमज्या में जोड़ दिए हैं। यहाँ देखिए, जोड़ देने से स्पष्टांतर का भुजज्या हम लोगों को प्राप्त हो गया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इस श्लोक में भी उसी तरह लिखा हुआ है। हाँ जी गुरुजी, आ गया। मौर्वी कृता मतलब मौर्वी हम लोग कर लिए, मौर्वी मतलब ज्या साधन कर लिए हैं। उसके बाद कहता है हार हृताहा, हार निकालना है। हार निकालने की विधि फिर से कह रहे हैं, हार कैसे निकालते हैं। हार निकालने की विधि यहाँ मैं पहले एग्जाम्पल समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग देख लेना है। श्लोक में भी लिखा हुआ है, जो चंद्र के मंदोच्च होगा, मंदोच्च से सूर्यादि स्पष्ट सूर्य को घटा देना है। क्यों घटाना है पवन जी, उसका कारण वो नहीं लिखे हैं। वो लिखे हैं चंद्र मंदोच्च से भी स्पष्ट सूर्य को घटाना है और सूर्य मंदोच्च से भी स्पष्ट सूर्य को घटा देना है। और स्पष्ट सूर्य जैसे 11, 29, 59, 32 में यहाँ 32 आधे से अधिक था, इसलिए उसको कला में जोड़ दिया। 59 60 हो गया, 60 मतलब 0 हो गया और 60 कला मतलब एक अंश हो गया। 29 अंश में एक अंश जोड़ दिया, वो भी 0 अंश हो गया। एक राशि का मान आ गया है, इसलिए 11 राशि में एक राशि जोड़ दिया। 12 मतलब 0 राशि 0 अंश 0 कला में बना दिया हूँ। समझ रहे हैं बात को? सब लोग समझ गए? 11 राशि एक बार और बताइए थोड़ा सा। अरे यहाँ 11 राशि 29 अंश 59 कला और 32 विकला है। ये विकला आधे से अधिक है, इसीलिए मैं क्या किया, इसमें एक जोड़ दिया। एक जोड़ दिया तो ये 60 हो गया। 60 मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ एक जुड़ जाएगा, यहाँ एक जुड़ जाएगा तो ये 30 हो जाएगी। अंश कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो 30 हो जाएगी तो वो एक राशि तुल्य हो जाएगा, मतलब 11 में एक जुड़ जाएगा। 11 में जुड़ जाएगा तो यहाँ भी शून्य हो जाएगा। 12 मतलब क्या है, हम लिखते हैं क्या है, शून्य। और अंश के स्थान में भी शून्य अंश हो जाएगी, कला के स्थान में भी शून्य कला हो जाएगी। वैसे ही मैं स्पष्ट सूर्य को, क्योंकि हम लोगों को केवल अंशात्मक मान चाहिए, भुजांशात्मक मान अंश कला विकला में चाहिए, इसीलिए इसको पूरा शून्य 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 ही लिया हूँ। राश्यादि स्पष्ट सूर्य जो ग्रहण किया हूँ, चंद्र मंदोच्च से चंद्र मंदोच्च संग्रह किया हूँ। 4 राशि 27 अंश 25 कला पहले हम लोग साधन पूर्व में किए हैं, और उसी चंद्र मंदोच्च से स्पष्ट सूर्य को घटाना है। यहाँ 0 0 0 0 ले लिया तो वही मान आ गया। 4 राशि 27 अंश 25 कला। इसमें गणित करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको स्पष्ट सूर्य को क्या ग्रहण किया हूँ, शून्य राशि शून्य अंश शून्य कला में ग्रहण किया हूँ। समझ रहे हैं बात? हाँ, इसका भुजांश मतलब ये जो है, आप देखिए ये क्या 4 राशि हो गया, मतलब ये कौन से पाद में है? 6 में से माइनस करना पड़ेगा। हाँ द्वितीय पाद में गुरुजी 6 में से माइनस करना पड़ेगा। हाँ, इसका जब भुजांश हम निकालेंगे, सबको समझ में आ गया या किसी को नहीं आया बताएं तब। हाँ, 6 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 6 में से घटा देंगे तो 6 राशि में से 4 राशि 27 अंश 25 कला को घटाएंगे तो ये 35 और ये 2 और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 राशि 2 अंश 1 राशि 2 अंश 35 कला, और 1 राशि मतलब 32 अंश 35 कला हो जाएगी। 1 राशि 30 अंश का होता है और 2 जोड़ देंगे तो 32 अंश 35 कला का हो जाएगी।
समझ गए, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। उसके बाद उस श्लोक में कहता है चंद्र मंदोच्च से जैसे घटाए सूर्य मंदोच्च से भी स्पष्ट सूर्य को वैसे घटा दीजिए, उसको तो मंद केंद्र कहा जाता है। तो वही मंद केंद्र एक बार फिर से निकाल लीजिए, वो कह रहे हैं। तो यहाँ हम लोग उसी तरह स्पष्ट सूर्य को 0 0 0 ले लिए और सूर्य के मंदोच्च से घटा दिए। घटा देने के बाद हम लोगों को जो प्राप्त हुआ अंशात्मक मान, वो ये एक पाद के अंदर है, 2 राशि 18 अंश 48 कला है, इसीलिए उसको क्या किए, अंश में डायरेक्ट बना दिए, 78 अंश 48 कला में बदल गया। समझ गए 78 अंश कैसे हुआ, 2 राशि मतलब एक राशि 30 अंश का होता है, 78 अंश हो गया और 48 कला का 48 कला हुआ। समझ गए दोनों, आ गया सबको। यहाँ श्लोक में भी क्या कहा जाता है, सूर्यो न उन्नीत उच्च विधुच्च शेष भुजांश कान्यो अन्य विघात पिंडात। इन दोनों को क्या करना है, विघात कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे विघात हम लोग भी किए हैं, गुणा किए हैं। यहाँ 32 अंश 35 कला और 78 अंश 48 कला को गुणा करके 180 में भाग देने, खाष्टेन्दु भक्ता करके श्लोक में कहते हैं। खाष्टेन्दु भक्ता मतलब 180 में भाग देना है। तभी 180 में भाग दिए तो जितना फल प्राप्त हुआ, फलम नवत्या युक्तम, यहाँ श्लोक देख रहे हैं, फलम नवत्या, नवत्या मतलब 90 के द्वारा युक्त कर लेना है। तृतीयाय फलाय हारः, तृतीय पाक्षिक फल साधन करने के लिए क्या हो जाएगा, हार प्राप्त होगा। हार मतलब समझते हैं, एक वो बार बार हार शब्द प्रयोग, हर को हार कहते हैं यहाँ, समझ रहे हैं ना, किसी को डाउट नहीं है ना। हार मतलब क्या है, नहीं हर, हाँ हर, ठीक, हर से उत्पन्न मान गुरु जी हार हो जाएगा, हर से उत्पन्न मान हार, ठीक है। चलो, तो यहाँ हर कितना प्राप्त हुआ, 104 अंश 15 कला और 51। ये दोनों को यहाँ हम लोग ज्या साधन किए थे, स्पष्टांतर का ज्या साधन किए थे, और वो श्लोक में भी मौर्वी कृताहार हृताहा फलम स्यात् कलादिकम कलात्मकम पाक्षिक नामधेयम, पाक्षिक नामधेय कलात्मक फल प्राप्त होगा। मौर्वी को, मौर्वी मतलब भुजज्या को, स्पष्टांतर का जो ज्या है, ज्या को किस में भाग देंगे ना, हार में भाग देंगे, तो हार से भाग देंगे तो कलादि पक्ष फल प्राप्त होगा। समझ गए बात को, जी गुरुजी, ठीक है। बढ़िया। इसमें एक श्लोक में कहता है, पक्षार्धयोः प्राक्परयोः तदाढ़ हीन तृतीयत्वम् उपेति सोयम। पक्ष के अर्ध, पक्ष के अर्ध मतलब पक्ष अर्ध कितना होता है, 90 अंश, 90 डिग्री, हाँ 90 अंश, 90 डिग्री, 90 डिग्री। पक्ष के अर्ध जो होता है 90 अंश होता है। और पक्ष से पूर्वार्धे, पूर्वार्ध कैसे पता चलेगा, 90 को 2 में भाग देंगे, और हम लोग अभी 45 अंश के से पहले पिछले में हो तो पूर्वार्ध होगा, ठीक है। पिछले कैसे गुरुजी, 45 से कम होगा तो क्या होगा, पूर्वार्ध, और परार्ध क्या होगा, 90 से ज्यादा, 45 से 45 से ज्यादा और 90 से कम। ये मैं गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए। पक्षस्य पूर्वार्ध, पक्षस्य पूर्वार्ध मतलब 90 से यदि क्या हो, पक्ष मतलब टोटल पक्षांत में 180 डिग्री होता है पूर्णिमांत में, और पक्ष का आधा जो है वो 90 होता है,
हाँ, सार्ध सप्तमी, सार्ध सार्ध सप्तमी लिख लीजिए। सार्ध सप्तमी के पहले हो, माने पूर्वार्ध में हो, तभी क्या करना है, प्लस करना है। सार्ध सप्तमी मतलब 90 डिग्री। सार्ध सप्तमी के अंत में कितना होता है, तिथि सूर्य और चंद्रमा के अंतर्मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए बोलिए सार्ध का मतलब क्या है, सार्ध सप्तमी का मतलब कुछ? अरे सार्ध सप्तमी मतलब सप्तमी 15 तिथि होते हैं ना, 15 का आधा कितना है, 90 का है, 15 का है 90 डिग्री कुछ मतलब 180। तिथि। अच्छा सार्ध ओके कुछ हाँ सार्ध सप्तमी आगे कुछ सार्ध सप्तमी तिथि होती है ना। सार्ध सप्तमी तिथि मतलब सूर्य चंद्र का गति का अंतर जो होता है वो 12 डिग्री होता है ना, एक तिथि का मान। तो 12 डिग्री एक प्रतिपदा में 12 डिग्री का अंतर रहता है, और द्वितीयांत में 24 डिग्री, तृतीयांत में 36, इसी तरह तिथ्यंत में 12 अंतर हम जोड़ते चलते हैं। और सार्ध सप्तमी में और फिर 6 और जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा और संभव 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो ये कहते हैं पक्ष के अर्धयोः प्राक परयोः, यदि पूर्वार्ध में हो तभी क्या करेंगे, धन करेंगे, और अपरार्ध में हो तो ऋण करेंगे। समझ गए। जैसे हमारी यहाँ ये 68 अंश है, कितना है, 68 अंश है। सूर्य चंद्रमा का जो अंतर है यहाँ कितना है, 68 अंश है। 68 अंश मतलब कौन से अर्ध में है, प्रागार्ध व परार्ध, पूर्वार्ध है गुरुजी। हाँ पूर्वार्ध है। तो पूर्वार्ध में होने के कारण हम लोगों को यहाँ जो पक्षफल मिलेगा जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, धन करना पड़ेगा, धन जोड़ना पड़ेगा कुछ 90 में। हाँ, तो इसीलिए जोड़ा गया है। तो पक्षफल कला आदि प्राप्त हुआ, 22 कला, 9 विकला, 20 प्रतिविकला, और उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। समझ गए ना। किसी का डाउट है तो, कोई मैडम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं या नहीं, आप लोग केवल 2-3 लोग चिल्लाते रहते हैं। नहीं गुरुजी, आ रहा समझ में आ रहा। मैंने मौनी सम्मति लक्षण करके हो जाता है विषय। ठीक है, चलिए। तो पक्षफल साधन, पक्षफल संस्कार की विधि सभी लोग समझ गए हैं। और दिगंश साधन में बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ दिगंश संस्कार करने में केवल ये भी एक बीज संस्कार है, तीनों के तीनों बीज संस्कार है। इसका उपपत्ति कुछ लिखे नहीं है, वो भी नहीं लिखे हैं, और ग्रंथ के टीका जो लोग किए हैं उन लोगों ने भी लिखा नहीं है। तो इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा, देखूँगा इसका उपपत्ति क्या हो सकता है। लेकिन ये कहे हैं जैसे स्वर्ण अर्कदोहो सूक्ष्म फलम, अर्कदोहो मतलब वो स्पष्टार्कदोहो होना चाहिए, स्वर्ण अर्कदोहो श्लोक में गलती से टाइप हो गया है। स्पष्टा अर्क मतलब स्पष्ट सूर्य, दो मतलब उसका भुज, भुज, दोहो मतलब भुज, और सूक्ष्म फल मतलब भुज फल, मंद फल, जो हम लोग सूर्य स्पष्ट साधन करते वक्त साधन किए हैं, मंद फल जो प्राप्त किए हैं। तो मंद फल कितना, एक अंश। यहाँ लेकिन जब गुरु सूक्ष्म फल की जगह मंद फल लिख सकते थे, वो सूक्ष्म फल लिखा, मतलब ऐसा तो नहीं दोबारा उन्होंने किया हो जैसे अपने अरे नहीं, किया। अरे नहीं, जब हम लोग स्पष्ट सूर्य निकाल रहे थे उसमें स्पष्ट सूर्य निकालते वक्त मंद फल की जो सारणी दिया गया था, रवेर वर्धमान सूक्ष्म मंदखंड, देख रहे हो स्क्रीन में आ रहा है। हाँ जी गुरुजी। और उसी से जो मंदफल निकालेंगे वो क्या है, सूक्ष्म मंदफल प्राप्त होगा। यहाँ 1, 52, 32, 43 है, और एक अंश 53 कला 32 और 43 है। इसको 1, 53, 33 भी ग्रहण कर सकते हैं। हम त्रैराशिक अनुपात से भी यही मान निकाले थे, इसीलिए समझ गए बात को।
जी गुरु। यही जो फल है वो क्या है? सूक्ष्म मंद फल है। और इसी सूक्ष्म मंद फल को संग्रह करना है। स्पष्टार्क दोहो सूक्ष्म फलम दिगाप्त, दिग मतलब 10 होता है, दिगाप्त आप्त मतलब भक्त होता है। 10 में भाग देना है। 10 से भाग देने से जो मान आएगा, यहाँ 11 21 आया है, 11 कला 21वीं कला। आद्येन्दुगत्या, आद्येन्दु मतलब प्रथम चंद्रमा के गति में, जो मंदफल संस्कृत चंद्रमा के गति, जो 775 कला 39वीं कला 57 प्रतिवी कला हम लोग लिखे हैं। आद्येन्दुगत्या हतम, आद्येन्दुगति में गुणा किए हैं। यहाँ जैसे हम किए हैं ना 11 21 में गुणा किए किसको? जी गुरु। चंद्रमा के मध्यम गति को गुणा करके चंद्रमा के मंदफल संस्कृत गति में गुणा मध्यम गति को भाग दिए हैं। दिए है ना भाग। यहाँ पे आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जितने मान, क्योंकि पीडीएफ में भेज दिया हूँ, आज भेजा हूँ ना, आज शाम के टाइम कर लेंगे। हाँ, तो ये कलादि दिगांश फल प्राप्त हो जाता है। और ये कलादि दिगांश फल प्लस माइनस कैसे करना है? यदि मंद फल धन होगा, दिगांश फल ऋण करना है। यदि मंद फल ऋण होगा, जो सूर्य का मंद फल यदि ऋण होगा, धन करना है। इस श्लोक में भी तुर्यम फलम स्यात् क्रमतस्तदून युक्तः। ठीक है, तुर्यम फलम मतलब चतुर्थ फल होगा। ये चौथा फल है ना, दिगंश फल जो है वो चौथा फल है ना, तुर्यम मतलब चतुर्थ है। तुर्यम फलम मतलब चतुर्थ दिगंश फल प्राप्त होगा। चतुर्थ फल मतलब चंद्रमा का चौथा स्टेप का ये संस्कार है। मंद फल पहला हो गया गुरु जी मंद फल, हाँ, दूसरा तुंगांतर, हाँ, तीसरा कौन सा था ये? पाक्षिक, पाक्षिक, और ठीक है जी, समझ गए। चौथा जो है वो तुर्य हो गया। तुर्य मतलब चौथा। स्यत् क्रमतः तद ऊन युक्तः शशि दृक्षम एष सूक्ष्म। व्याख्या में वो लिखे हैं, वो दिगंश फल मंद फल यदि धन होगा, दिगंश फल को ऋण, और ऋण होगा तो धन करके सूक्ष्म चंद्रमा साधन उपयोगी सूक्ष्म चंद्रमा आप साधन कर सकते हैं। यहाँ हम माइनस करके राशि आदि स्पष्ट सूक्ष्म चंद्रमा को प्राप्त किए हैं। अभी तक स्थूल चंद्रमा बिना माइनस किए हुए सारा सूक्ष्म आ रहा था। 2 9 18 आ रहा था उस दिन का वैसे चंद्रमा, इसमें माइनस करके और कम हो गया ये सूक्ष्मता। अरे ठीक है, अगर पाक्षिक को लेते हैं तो ज्यादा आप पाक्षिक वाला। हाँ, आप किसको सूक्ष्म मान रहे हैं? वो माने मोबाइल में जो आ रहा है उसको सूक्ष्म मान रहे हैं? हमने सर अलग अलग पंचांगों के हिसाब से दृक के करीब 18 और 14 कौन से ऋषिकेश पंचांग को आप दृक सिद्ध मान रहे हैं? ऋषिकेश का जो सिद्ध, ऋषिकेश नहीं सर, दृक सिद्ध वाले भी है, केतकी से बना हुआ है गणेश पंचांग, और 2-3 पंचांग है जो दृक सिद्ध भी है, एफएमएरिस्ट बने हुए हैं, 2 18 2 19 वही पूरा एफिमेरिस से बनाएंगे तो उसमें वो दृक सिद्ध उसको नहीं मान सकते हैं, दृक साम्य मान सकते हैं, दृक सिद्ध वो नहीं होगा हम लोग उसको। लेकिन दृक सिद्ध पंचांग करके नासा की एफएमएरिस वाला तो सर एकदम सही आता है, जो नासा वाली एफएमएरिस दे रखी है सर, एफएमएरिस जो दे रखे हैं वो एकदम सही आता है या गलत आता है, उसका वैनांश से आप एक बार छाया अर्क बना के एक बार क्रॉस चेक कीजिए, उससे आपको संदेह दूर हो जाएगा। आप केवल मान रहे हैं वो नासा दे रहा है रिपोर्ट, पूरा डायरेक्ट माने टेलीस्कोप, बड़ा सा टेलीस्कोप के द्वारा दे देता है, इसीलिए उसका सूक्ष्म है करके। लेकिन आप एक बार छाया अर्क साधन करके उसमें अयनांश जोड़ के उसके मान के साथ माने अभी कभी कभी लगता है सर फल कैसे घटेगा, जब आचार्य ने लिखा था किसके हिसाब से बनाना चाहिए, तो उसमें नासा के हिसाब में सबका अलग अलग है सर। यहाँ जो मात्र कुछ कलात्मक अंतर आ रहा है ना, आपको उतना बहुत जन्म कुंडली में दूरी माने बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होगी क्या आप समझ रहे हैं? कौन से कुंडली में दिक्कत होगी आप बताइए? ये जो अभी देखिए 10 कला का फर्क हो रहा है, कौन से कुंडली में दिक्कत समस्या आएगी?
जन्म चंद्रमा में कोई भी सूर्य में दिक्कत आ जाएगा, 8 घंटे का अंतर आता है। किसी का सर सुबह 4-5 बजे जन्म हुआ तो उसमें मीन राशि आ रहा है हमारे इसके हिसाब से, उसमें तो मेष परिवर्तित हो गया, तो लग्न भी चाहिए, लग्न में भी आ जाएगा, उस दोनों में दिक्कत आ जाएगी। ग्रह सूर्य मीन में दिखाएगा और अब 21 कला नहीं, ये 30 कला का था। स्पष्ट सूर्य जो है वो 32 कला का है, 32वीं कला का 59। आप नहीं सर, ये मीन में है ना सर 00, जबकि मेष में आप प्रातः काल में हर पंचांग में वो 18 कला तक पहुंच चुका है, 18 से 20 के बीच में दिखा रहे हैं। हाँ, मेष में हाँ ठीक है। तो ये 8 घंटे का अंतर आता है, 18 लगभग होंगे 60। अगर कोई समस्या नहीं है। आप जन्म कुंडली को मानेंगे या षष्ठ्यंश कुंडली को मानेंगे? फलादेश के लिए, सूक्ष्म फलादेश के लिए किसको ग्रहण करेंगे? षष्ठ्यांश को मानते हैं। हाँ, तो षष्ठ्यंश कुंडली सबसे ज्यादा सूक्ष्म होता है। एक षष्ठ्यंश का मान कितना है बताइए? एक षष्ठ्यंश का 2 समथिंग आएगा, 2 पॉइंट। अरे वो षष्ठ्यंश मतलब आधा भाग दे देंगे, आधा होगा ना। इसमें 6 से भाग देंगे ना मुझे। अरे 24 30 अंश को 60 में भाग दीजिए, क्योंकि षष्ठ्यंश मतलब 60 होता है, एक राशि में 30 अंश होता है। 0.5। हाँ 0.5 आधा हो जाएगा मुझे। 0.5 मतलब 30 कला होती। अरे 15 डिग्री नहीं, 30 कला होगा भाई। एक षष्ठ्यंश का मान 30 कला होगा। 30 कला, हाँ। वो ये जो मान है वो 30 कला से भी कम है। तो कोई भी कुंडली में दिक्कत नहीं होगी। आप क्यों बार बार वही कंफ्यूज में आ रहे हैं? नहीं, लेकिन योग बनने में तो सर दिक्कत है ना कि किसके साथ। अरे वो योग फोक से फलादेश पूरा सूक्ष्म नहीं होता है, वो हम लोग कर लेते हैं। नहीं होता, लेकिन तभी फर्क पड़ता है। अगर योग ही नहीं होगा तो सर वो इतना अरे एक केवल राशि में 29 अंश में हो जाने से आप तो फलादेश नहीं करेंगे, भाव कुंडली बनाएंगे। और फलादेश के लिए आप 100% षष्ठ्यंश कुंडली को देखेंगे। नहीं देखेंगे सर, जितने भी डिविजनल चार्ट से सब बनाएंगे, कोई समस्या नहीं होगा। नवांश कुंडली तक समस्या नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है। करके देखेंगे, सभी करके देखेंगे। भावचलित कुंडली बना देंगे तो उसमें जरूर क्या आ जाए, संधि के में दिक्कत आएगी सर, भावचलित। हाँ संधि में दिक्कत नहीं आएगी, उतना बहुत दिक्कत नहीं आएगी। गुरुजी ये भैया देखते गुरुजी, नासा के एफएमआर स्काईनेस से देखते गुरुजी। वो तो हर मोबाइल में आ रहा है दृक पंचांग करके, वो उसी से देख रहे हैं। दृक पंचांग में देख सकते। अरे जो दृक पंचांग ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसी से देख लीजिए कि अभी पारासर लाइट से लेके सारा सॉफ्टवेयर जो है उसी के बलबूते पर बना हुआ है। नासा की रिपोर्ट डायरेक्ट भी देते हैं सर, कोलकाता वाले स्टूडेंट निकल के दे रहे हैं, नासा की साइट पे दे रहे हैं, सभी जगह दे रखे हैं, सभी जगह वही मान होगा। वो चंद्रमा का जो है वो चंद्र स्पष्ट वही 2 राशि 9 अंश और कितना 18 कला है ना, कितना कला है? 18 है सर, 18 है। और पूरी के सूर्योदय में हाँ, पूरी 5:40 में 5:30 लिया था सर, उसके अनुसार कुछ दोनों 18 समथिंग आ रहा था। पूरी का सूर्योदय उस दिन का कितना है? हमने 5:30 लिया है सर, 5:30 पूरी का हिसाब से। पूरी का सूर्योदय 5:30 है उस दिन 14 अप्रैल को। हाँ सर, और 5:14 के 2 ऊपर वाला सही आ रहा था, बिना दिगंत के जो हमने किया ना सर, दिगंत से पहले 2-9-14 जो आ रहा है वो सही आ रहा है उतना। अगर दिगंत हटा देंगे तो हमारा एकदम सूक्ष्म है मान पूरा सूक्ष्म है। हाँ, हमने दिगंत हटा के सब जगह चेक किया था सर, वो बिल्कुल सही आ रहा है उसको। हाँ ठीक है। दिगंत से दोबारा, क्योंकि हमने सर स्पष्ट गति पहले ले ली, पता नहीं सर उसकी जरूरत। लेकिन ये बार बार कहते हैं बिना दिगंत संस्कार के आप ग्रहण साधन करोगे तो वो दुख सिद्ध नहीं होगा। एक बार हम लोग आगे जाके ग्रहण भी साधन करेंगे, इससे कोशिश तो जारी है। अभी 5-6 दिन का निकाल के देखना है सर, सबका अगर सेम आ रहा है तो फिर देख कर सकते हैं, दिगंत को हटा सकते हैं, फिर ग्रहण तो भी पता नहीं है। अरे आगे भी ग्रहण आ जाएगी ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। अभी हमारे एक ही दिन का करके हम लोग पूरा इसी में खत्म कर देंगे क्या? आगे आप इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, आप आगे
इसी विधि के द्वारा, ये शास्त्रीय विधि है, ये नासा नहीं बिल्कुल है सर। केवल टेलीस्कोप से सारा ले लिए, ये शास्त्रीय विधि है। जितना हम लोग देख रहे हैं बिना शास्त्र का यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। तो सारा बिल्कुल, बिल्कुल। सिद्धांत शिरोमणि को भी ग्रहण कर रहा है, सूर्य सिद्धांत को भी ग्रहण कर रहा है, ज्या साधन भी ले रहा है, तभी जाके पूरा गणित बता रहे हैं। तभी हम शास्त्रीय विधि से पंचांग बनाएंगे तो हमारा प्राचीन सिद्धांतों का कुछ तो औचित्य रह जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल सर। और इसी को हम जब दृक्सिद्ध माने प्रतिपादन कर लेंगे तभी हमारी क्या होगा, शास्त्र भी मजबूत होगा। इसीलिए आप इसी में कोशिश कीजिए। और ना इसी में करेंगे सर, इसको लेके आएंगे। हाँ, दृक् नहीं सर बराबर, ये उद्देश्य है। दृक् पंचांग के साथ कंपेयर कर सकते हैं हर वक्त, और हर साल जैसे जैसे पंचांग बनाते जाएंगे तब तक कंपेयर करते जाएंगे। और जितने सरल से सरल आप जितना गणित करते रहेंगे उतना क्या होगा, वो सरल विधि आप लोगों को पता चलेगा। बिना गणित किए हुए हम लोगों को विधि पता नहीं चलता है, कैसे तुरंत मान आ जाए, तुरंत माने एक्सेल शीट में हम लोग बना ले, सहज हो। वही कोशिश मेरा भी है और आप लोग भी कीजिए। सबको धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। और नेक्स्ट कल से पंचांग साधन, तिथि वार नक्षत्र योग करण, क्योंकि दोनों स्फुट चंद्रमा और स्फुट सूर्य प्राप्त हो मैं गए। सर अभी सर वो बता दीजिएगा सर, एक तो चंद्रमा की गति स्पष्ट गति, दूसरा पाद बताना है, एक सिग्रोच बता दीजिए सर, पाद और सिग्रोच, हाँ, अस्त उदयास्त, उसके बाद तिथिवार नक्षत्र योग करण तो निकाल लेंगे सर, तो एक दिन में आप करा दीजिएगा। अभी पाद सिग्रोच और सर उदयास्त, ये वक्री, ये सब एक बार बता दीजिए सर एक दिन। ठीक जी है, गुरु जी, ठीक सही है, सही कह रहे हैं गुरु हाँ जी। गुरु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुरु जी वो करण वगैरह तो ये तो हम निकलेंगे गुरु जी हम। हाँ, वो तो हो जाएगा, वो सरल विधि है। अभी समय कम है सर, जितना जितना कंसेप्ट पढ़ा देंगे एटलीस्ट फिर हम पढ़ते रहेंगे। एक बार आप कंसेप्ट का बता दीजिए। समय कम मतलब 12 तारीख में ख़त्म करके इसके कक्षा आगे नहीं लूँगा ऐसा नहीं है, आगे भी लूँगा। इसका कक्षा यदि कुछ बच जाएगा उसको करूँगा, पूरा करूँगा। ठीक है, ग्रहण करवा देंगे सर। गुरु जी वो अमित जी आएंगे फिर पक्का है अमित जी? वर्कशॉप में? हाँ आएंगे तो पक्का है। गुरु जी आज शाम की क्लास होगी अष्टक वर्ग की? हाँ, अष्टक वर्ग की होगी। अच्छा ठीक है धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, थपलियाल गुरु जी रहेंगे, और कौन कौन है गुरु जी? थपलियाल गुरु तो जी, ये थपियान गुरु जी और